सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE पे स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का एक चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे अपने रात को सो भी रहे हैं तो अपने बॉडी के अंदर से जैसे लंग्स है, फेफड़े हैं, वहां से CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, घूम रहे हैं तब भी ऐसा हो रहा है। तो लंग्स है लगातार CO2 को बाहर निकालते रहते हैं। CO2 गैस लगातार बाहर निकलती रहेगी लंग्स के थ्रू, और CO2 गैस अपने लिए हार्मफुल होती है। तो CO2 गैस को निकालने की तरह ही कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो अपने बॉडी की जो विशेष अनेक टाइप की रिएक्शंस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये जो इंडेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इस तरह की जो मैकेनिज्म होती है उनके थ्रू, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के थ्रू कुछ इस प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं। नाइट्रोजिनस फेस्ट बोलते हैं इनको, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। कुछ वाटर है बॉडी के लिए, एक्सेस वाटर है, अनावश्यक से अधिक मात्रा में जो पानी है वो अपने लिए क्या वेस्ट है, एक्सेस वाटर। एक्सेस आयन है, एक्सेस आयन में अपने देखें खूब टाइप के आयन है, फास्फेट, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे जो एक्सेस आयन है, फास्फेट, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इन एक्सेस आयंस को, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इनको CO2 को, इनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है अपने को, नहीं तो अपने लिए अपने डेथ हो जाएगी, अपने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनको पार्शियली या कंप्लीट रूप से बॉडी से बाहर निकालने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनको बाहर निकालेगा, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को। ये सारे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरह से। अब इसमें ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीन नाइट्रोजेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये। अमोनिया जो होती है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो जो एनिमल्स पानी को कंपनसेट कर सकते हैं, खूब वाटर को कंपनसेट कर सकते हैं लॉस के लिए, उसमें फिर अमोनिया जो होती है अमोनियम आयन की फॉर्म में घुल घुल के बाहर निकलती रहती है। तो जितनी भी टाइप की बोनी फिशेज है, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, तो इनके लिए जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होगी, अमोनिया। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण उनको कौन सी सीरीज में रखेंगे, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक सीरीज में आते हैं वो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। इसको ध्यान रखेंगे। बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, इनके लिए मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, सॉरी मेन एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, और उनके पास पानी की मात्रा खूब होती है। तो अमोनिया है, अमोनियम आयन की फॉर्म में घुल घुल कर पानी से बाहर निकलता रहता है, उनकी सीरीज बन जाती है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक सीरीज में आते हैं, और उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। ये एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे, अमोनोटेलिक के कौन कौन से एग्जांपल्स ध्यान रखोगे आप, एक तो बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये अमोनिया को रिलीज करते हैं।
इसके अलावा अपने देखें यूरिया को रिलीज करने के लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पानी कुछ ना कुछ तो क्या होगा, लॉस होगा उसके अंदर। इसलिए यूरिया जो होता है तो एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स है उनमें मेनली है मैमल्स। जितने भी टाइप के मैमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। मेराइन फिशेज है, मेराइन फिशेज, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है। इस प्रकार से मैमल्स, मेराइन फिशेज और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, इनके लिए जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होगा यूरिया। और यूरिया को अमोनिया जो ज्यादा टॉक्सिक होता है उससे लीवर में ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू बनाया जाता है। तो लीवर जो है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो यूरिया इनका मेन प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। उनकी सीरीज होती है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक सीरीज में आते हैं ये। और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। और इसमें एग्जाम्पल्स अपनों ने ले लिए, इसको वापिस रिकॉल कर लो। यूरियोटेलिज्म के अंदर जितने भी टाइप के मैमल्स है, मैमल्स, मेराइन फिशेज है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। और यूरिया बनता कैसे है, यूरिया लीवर के अंदर उस अमोनिया को ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। और यूरिया मेन वेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण उनकी सीरीज होती है यूरियोटेलिक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म के। उसके बाद अपने देखिए कुछ रेप्टाइल्स है, जैसे स्नेक है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स। रेप्टाइल्स रेंगने वाले, इसमें स्नेक वगैरह आ जाएंगे। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई वगैरह है इसके अंदर। रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट, बर्ड्स, जितने भी टाइप के बर्ड्स है, जैसे अपने देखें पिजन है, और लैंड स्नेल, घोंगे वगैरह होते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि जो अमोनिया है और जो यूरिया है उससे भी लेस टॉक्सिक, बहुत ही कम विषैला पदार्थ होता है, यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड उनका मेन नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। किस किस का, रेप्टाइल्स का ध्यान रखना है, रेंगने वाले जानवरों का, बर्ड्स का, इंसेक्ट का और लैंड स्नेल का। इनका वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को निकालने के लिए पानी की मात्रा सबसे कम चाहिए, वाटर का कंजर्वेशन सबसे ज्यादा होता है उनके अंदर। इसलिए उनका जो ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है पैलेट के रूप में निकलेगा या पेस्ट के रूप में निकलता है। कबूतर की बींट वगैरह होती है देखो अपने, तो ये पेस्ट के फॉर्म में निकलेगा। उनका मेन प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होने के कारण उनकी जो सीरीज बन जाती है वो सीरीज होती है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक सीरीज में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म के प्रोसेस को अपने। अब इसमें ये जो अपनों ने वेस्ट प्रोडक्ट लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये सारे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे फाइलोजेनिक डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी डेवलप होते गए। सबसे जो कॉमन जैसे अपने देखें, स्टार्टिंग से लेके देखें एनिमल्स को, फ्लैट वर्म है, जैसे जितने भी सप्टेकर्मी होते हैं, प्लेटियलमेंथीज है,
उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती है या प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स ये किस में मिलेगी, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर मिलेगी, फ्लेम सेल्स होती है। और कुछ सर्टेन टाइप के जो एनालिड्स होती है उनके अंदर भी मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अलावा कुछ एनालिड्स है उनमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया मिलेंगे। सिफेलोकॉर्डेट्स एनिमल्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, सर्टेन एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है या फ्लेम सेल्स होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। इसके बाद अपने जिसे देखें नेफ्रीडिया, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, दूसरों प्रोटोनेफ्रीडिया थे उनसे डेवलप होके क्या बन गए, नेफ्रीडिया बन गए। तो नेफ्रीडिया किस में होते हैं, अर्थवर्म में होते हैं, केंचुए के अंदर नेफ्रीडिया ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रीडिया, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करेगी, एक्सक्रीशन का काम करेगी। बॉडी के जो फ्लूइड है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन का काम करती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी किसका है, यही नेफ्रीडिया का होता है। नेफ्रीडिया खूब मिलते हैं अर्थवर्म के अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और किडनीज, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स में क्या मिलेगी, किडनी मिलेगी। अपने ह्यूमन में किडनी होती है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने के लिए। अब अपनी ह्यूमन की जो किडनी होती है, कि किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप में होती है, बीन शेप होगी उसकी। कलर, ह्यूमन की किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 to 7 सेंटीमीटर, और विड्थ, मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये ह्यूमन किडनी है, बीन शेप में है, 12 सेंटीमीटर लेंथ, लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। ह्यूमन की किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, ह्यूमन की किडनी की जो लोकेशन है, अपनी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, लंग्स है, लंग्स के पीछे अपनी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा है, टोटल 12 होते हैं। तो T12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर L3 तक होती है, लंबर 3 तक। T12 से लेकर L3 थोरेसिक वर्टिब्री जो है 12 नंबर, वहां से स्टार्ट होके लंबर की 3rd है, वहां तक अपनी दोनों साइड में किडनी होती है, 2 किडनी होती है। और इनको दोनों किडनी को ऊपर की तरफ का जो एंटेरियर पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन कौन देगा, तो 11th और 12th रिब जो होती है, 11वीं और 12वीं पसलियां है, 11th और 12th जो रिब्स है, वो रिब्स क्या करती है, अपने किडनी जो है उसके एंटेरियर पार्ट को क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। आंसर फॉर्मेट में भी ले रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। शॉर्ट में सारा टॉपिक कवर हो रहा है और वो भी एक एक चीज क्लियर हो रही है, एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से हो रही है, बिल्कुल कंपटीशन के हिसाब से हो रही है। फिर अपने देखें कि अपनी दोनों किडनी के अंदर राइट साइड में लीवर होता है, लीवर के प्रेशर के कारण थोड़ा सा राइट किडनी नीचे होती है। राइट किडनी की लोकेशन कहां मिलेगी, थोड़ा सा नीचे मिलेगी। इसके अलावा अपने जैसे देखें अदर ऑर्गन्स, वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर अदर ऑर्गन कौन सा है, किडनी का आगे डिटेल्स और पढ़ेंगे अपने, नेफ्रॉन्स की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे अपने। यहाँ थोड़ा सा आउटलाइन बता रहे हैं कि किडनी के साथ साथ में कौन से अदर ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। एक तो लीवर,
लंग्स और स्किन, लीवर, लंग्स और स्किन्स, ये क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। लीवर जैसे है, जितने भी प्रकार की टॉक्सिक पार्ट होती है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, मान लो कोई मेडिसिन ले रहे हैं अपने, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये कौन करता है, लीवर करता है। हार्मोन्स का डिग्रेडेशन करना है, विटामिन्स का है डिग्रेडेशन करना है, इस प्रकार का ये जो सारा फंक्शन है। बाइल साल्ट होते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, बिलवर्डिन, इन बाइल साल्ट को भी लीवर क्या करता है, बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में छोड़ देता है और वहां से फीसिस के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से बिलरुबिन, बिलवर्डिन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स, ये सारा फंक्शन किसका है, लीवर का है। और यूरिया का फॉर्मेशन ह्यूमन में भी कौन करता है, लीवर ही करता है। तो किडनी का सबसे जो मेन सपोर्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन है, लीवर होता है। स्किन के अंदर बात करें, स्किन भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। स्किन के अंदर होती है सीबेसियस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड। इस सीबेसियस ग्लैंड्स क्या करती है, सीबम बाहर निकालेगी, किसको, सीबम को निकालती है। एक ऑयल लाइक पार्ट होता है, ऑयली ग्लैंड्स होती है सीबेसियस, सीबम सा निकलेगा, ऑयल सा निकलेगा, और उस सीबम के अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे, स्टिरोल है और वैक्सेज है। तो हाइड्रोकार्बन, स्टेरोल, वैक्सेज, इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा। और उससे अपनी स्किन है ये ऑयली भी बनी रहती है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहता है स्किन के अंदर। ये दोनों काम है इसके, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा और स्किन को क्या कर दिया जाएगा, सॉफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की जो ग्रंथियां होती है, स्वेट ग्लैंड्स, पेट के थ्रू पसीने के साथ में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, सोडियम क्लोराइड निकलेगा, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। पसीने के अंदर, स्वेट के अंदर तो यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और एक लैक्टिक एसिड होता है। इन पदार्थों को बॉडी से बाहर वेस्ट को निकाल दिया जाएगा। लंग्स, CO2 प्लस H2O, लंग्स होते हैं, लगातार काम कर ही रहे हैं लंग्स, तो हार्मफुल और जो CO2 है उसको एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और साथ में क्या, वाटर वेपर्स भी कुछ निकलती रहती है, बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको भी लंग्स बाहर निकालने का काम करती है। सैलाइवा, अपनी सैलाइवा के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। सैलाइवा के थ्रू अपने नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड्स वगैरह कुछ, वो सैलाइवा के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये जो है स्किन, लंग्स, लीवर, ये सारे पार्ट है कि सपोर्टिव की तरह काम करते हैं, एक्सक्रीटरी पार्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो अपने ह्यूमन किडनी के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन जो किडनी होती है, मनुष्य की जो किडनी है, उसका फंक्शन क्या रहता है, क्या क्या फंक्शन करती है, कैसे स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर को अपने देखें, तो जो बाहर वाला भाग होता है, हार्ड कवरिंग पार्ट होता है उसका, ह्यूमन किडनी का, तो बोलते हैं कैप्सूल। प्रकार से स्ट्रक्चर होगी, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये कैप्सूल होता है, ये वाला इधर वाला भाग कैप्सूल है, हार्ड। और ये अंदर एक नोच सी होती है, इस नोच से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और न्यूरॉन्स, ये सारे फ्लो करते हैं, वो आते जाते हैं ऐसे। उस पर वाले पार्ट को बोलते हैं हाइलम। हाइलम इसका किडनी का अंदर का जो कॉनकेव शेप होती है, उस कॉनकेव शेप को बोल रहे हैं हाइलम, और आउटर पार्ट को बोल रहे हैं अपने कैप्सूल। कैप्सूल होता है।
और हाइलम वाले पार्ट से ही यूरेटर, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स वो आगे इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोर्टेक्स पार्ट, किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर को देखें, अपने एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के अंदर का भाग है उसको बोलेंगे मेडुला। तो कोर्टेक्स और मेडुला पार्ट हो जाता है, और मेडुला वाला भाग होता है उसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, करीब 10 से 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं मेडुलरी पिरामिड होंगे, और मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम होता है, ऐसे कांच की तरह होता है, उसको कह देंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। और दूसरा कॉलम ऑफ बर्टिनी है, और कोर्टेक्स है, अंदर का मेडुला वाला भाग है, और दोनों किडनी के अंदर मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन्स मिलियंस की संख्या में होंगे। इतने पार्ट को थोड़ा रिकॉल कर लो आप। सबसे पहले अपन ह्यूमन किडनी की बात की, ह्यूमन किडनी के अंदर आउटर जो पार्ट है तो कहेंगे कैप्सूल, जो कि कॉन्वेक्स है, और किडनी का अंदर का भाग जो है कॉनकेव, वो है हाइलम, हाइलम पार्ट कहलाएगा। हाइलम वाले भाग से ही ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स, नेफ्रॉन्स वगैरह जो है, न्यूरॉन्स वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर में आउटर पार्ट होगा कोर्टेक्स, और अंदर का भाग होगा मेडुला, और मेडुला वाला जो भाग है उसमें लगभग 10 से 12 से भी ज्यादा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, को बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड होते हैं। करीब 10 से लेके 12 की संख्या मेडुलरी पिरामिड होता है। मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम होता है, ऐसे खांच सी होती है, उनको बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी, कॉलम ऑफ वर्टिनी। और दोनों किडनी के अंदर लाखों की संख्या में, मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी जो मेन यूनिट है वही कौन है, नेफ्रॉन होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन है, नेफ्रॉन होती है। फिर अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखें, अपने नेफ्रॉन की स्टडी करें। तो नेफ्रॉन के अंदर आगे की स्ट्रक्चर में प्याले नुमा संरचना होती है, बोल शेप में। उस प्याले नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो वो उसको कहेंगे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और इस प्याले नुमा संरचना के बाद नेफ्रॉन का जो कुंडलित भाग होता है, ट्यूब लाइक भाग होता है, उसको क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल। ये दो मेन पार्ट है इसके, बोमेन कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। और दूसरा, बोमेन कैप्सूल के अंदर तो ब्लड की कैपिलरीज जाएगी, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियल जो होती है वो एक गुच्छा सा बना देती है बिल्कुल, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और दूसरा इसके अंदर अपने देखें तो रीनल ट्यूब्यूल है। अब रीनल ट्यूब्यूल का जो ग्लोमेरुलस के बाद वाला भाग होता है तो बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूबुल, पीसीटी वाला भाग है इसका। और पीसीटी वाला जो भाग है फिर आगे किस में खुलता है, हेनले लूप में, हेनले लूप के अंदर खुलेगा। तो ये सारे के सारे इस रीनल ट्यूबुल के भाग है। आगे के नुमा प्याले नुमा भाग को तो ग्लोमेरुलस कह दिया अपनों ने, या बोमेन कैप्सूल है। उसके बाद में पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, के बाद में हेनले लूप,
और फिर आएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी वाला पार्ट आ जाएगा। इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। और डीसीटी वाला जो भाग है आगे खुलता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। डीसीटी वाला भाग है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलेगा। इस तरह से पार्ट लिया। सबसे पहले लिया आगे की तरफ प्यालेनुमा भाग है, उस प्यालेनुमा भाग को नाम दिया ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल या मालपीजियन भी बोल देते हैं, बॉडी भी बोल देते हैं। और सेकंड जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर हैनले लूप, और फिर डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। और दूसरा नेफ्रॉन्स जो होते हैं, खूब सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो किडनी के कोर्टेक्स भाग में मिलते हैं। उनके अंदर जो हैनले लूप होता है वो बहुत ही छोटा होता है प्रकार से, इसलिए उनकी कैटेगरी को नाम देते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। कोर्टिकल नेफ्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? किडनी के कोर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेंगे। और दूसरे जिनके अंदर हैनले लूप बहुत ही लंबे होते हैं, हैनले लूप मेडुला वाले भाग तक आ जाते हैं, उनको कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की संख्या कम होती है और कोर्टिकल नेफ्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। इस तरह से अब दूसरा इसमें अपने भाग करें, इसके फंक्शन को अपने देखें। सबसे आगे का जो भाग है ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का, प्यालेनुमा जो भाग है, उस ग्लोमेरुलस वाले भाग में फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और कैसा फिल्ट्रेशन होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो एफेरेंट आर्टेरियल है वहां से फिल्टर्ड पार्ट वापस चला जाएगा बाहर, और फिर फिल्टर्ड पार्ट होगा वो आगे की तरफ जाएगा पीसीटी, फिर हैनले लूप, डीसीटी वाले भाग में। उस रीनल ट्यूबल वाले भाग में रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिल्टर्ड पार्ट का वापिस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन का काम होगा। और फिर होगा सीक्रेशन। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर होगा पूरा का पूरा। फिल्टर होने के बाद में उसमें से मैक्सिमम पार्ट का हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ जो भाग होगा उसका सीक्रेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रकार ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है फिल्ट्रेशन होना, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन है उसकी रेट क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट। सामान्य व्यक्ति के अंदर 125 ml पर मिनट होती है GFR, या पर डे कितनी होगी? 180 लीटर पर डे होती है, 180 लीटर पर डे होती है। अब ये जो GFR का सिस्टम होता है ये सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। GFR बहुत ही ज्यादा हो जाए वो भी हार्मफुल है, और GFR कम हो जाए वो भी हार्मफुल होता है। GFR एक मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे GFR लो हो जाए, GFR लो हो गया, फिल्ट्रेशन का काम कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक सेल्स होती है JGA सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, JGA अपरेटस होता है। ये JGA अपरेटस क्या करता है? एक हार्मोन्स को छोड़ेगा। वो कौन सा हार्मोन है? रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन ब्लड में रिलीज किया जाएगा। कब रिलीज किया जाएगा? जब GFR डाउन हो चुकी है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो चुकी है, उस कंडीशन में होता है ये पूरा का पूरा। रेनिन क्या करेगा? ब्लड के अंदर
तो एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड इनमें कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। कौन? एंजियोटेंसिनोजन। और एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड है, टेंसिन सेकंड है, वो वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो वेसो जो ब्लड वेसल है उनमें कंस्ट्रिक्शन लाएगा। कौन? एंजियोटेंसिन सेकंड। तो कंस्ट्रिक्शन होगा उनके अंदर बहुत ज्यादा, तो जीएफआर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जीएफआर जो घटी हुई थी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले भाग में एक हार्मोन को रिलीज कराएगा। और वो कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन जो होता है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा कराएगा। और वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा कराएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और उससे जीएफआर बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी। कम जीएफआर को इस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। इसको एक बार वापिस समझ लो आप। जैसे जीएफआर डाउन हो गई, उस जीएफआर को बढ़ाना है। और नॉर्मल पर्सन में जीएफआर कितनी होनी चाहिए? 125 ml होनी चाहिए पर मिनट, या 180 लीटर पर डे होनी चाहिए। तो जीएफआर को बढ़ाने का काम कैसे किया जाए? कम हो चुकी है जीएफआर, मान लो फिल्ट्रेशन रेट स्लो हो गई, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? जो जेजीए सेल होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, वहां से एक हार्मोन्स निकलता है रेनिन। वो रेनिन हार्मोन ब्लड में आकर एंजियोटेंसिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो वेसो कंस्ट्रिक्टर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाती है। और दूसरा, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, तो कोर्टेक्स वाला भाग है, एड्रिनल कोर्टेक्स, वहां पर एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करा देगा। तो एल्डोस्टेरोन निकलेगा, वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रीनल ट्यूबुल के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हो जाएगी? जीएफआर बढ़ जाएगी। तो कम जीएफआर थी वो बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार का प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। तो डीसीटी वाले भाग में वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है, जैसे ही जीएफआर डाउन हो जाएगी, ब्रेन का जो पार्ट होता है अपना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस वाले भाग से हार्मोन्स निकलेगा, एक एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन क्या करेगा? डीसीटी वाले भाग में, डीसीटी वाले भाग के अंदर वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जैसे वाटर का, मिनरल का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे जीएफआर बढ़ जाती है। तो दो फंक्शन है इसके अंदर, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म था, दूसरा एक मैकेनिज्म और होता है, जैसे जीएफआर डाउन हो जाएगी, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करेगा? ये रीनल ट्यूबुल का जो डीसीटी वाला भाग है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी वाला भाग, वहां पर वाटर्स का, मिनरल का अब्जॉर्प्शन कर देगा, ज्यादा बढ़ाएगा।
वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जीएफआर मेंटेन हो जाएगी, और उससे बॉडी से यूरिन का लॉस कम होगा। तो ये सारा काम कौन करता है? वेसोप्रेसिन करता है। दूसरी कंडीशन ले, जीएफआर बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जीएफआर यदि बहुत बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्ट की वाल जो होती है, हार्ट का ऊपर का भाग होता है अट्रियम, अट्रियम की वाल से एक फैक्टर निकलता है एएनएफ, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। जैसे ही जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो भी नुकसानदायक है, जीएफआर को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हार्ट की जो वाल है, और वाल किसकी? अट्रियम की, अट्रियम की वाल से एक फैक्टर निकलता है एएनएफ, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है? वेसोडायलेशन का काम करता है, ये अगेंस्ट काम कर रहा है। वहां एंजियोटेंसिन सेकंड है, वो वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, अब ये वेसोडायलेशन कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो डायलेट कर देगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा तो जीएफआर जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। जैसे ही जीएफआर बढ़ गई तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्ट की वाल जो है, अट्रियम की वाल है, वहां से एक फैक्टर निकला एएनएफ, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? वेसल्स को डायलेट कर देगा, फैला देगा, और फैला देगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उससे जीएफआर डाउन हो जाती है। इस प्रकार से जीएफआर को मेंटेन रखा जाता है। 180 लीटर पर डे जो फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर, 180 लीटर होता है। तो 180 लीटर का यूरिन तो कितना बनता है? मात्र 1.5 लीटर यूरिन बनेगा, और बाकी सारा जो फिल्टर्ड पार्ट है उसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, वापिस अवशोषण होगा। रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूबुल वाले भाग में। अब 180 का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करें तो रीनल ट्यूबुल है, रीनल ट्यूबुल का फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी। इसमें 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और मिनरल्स, इनका वापिस रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो पीसीटी के अंदर की जो सेल्स होती है, उनकी सेल्स की जो शेप होती है वो ब्रश बॉर्डर लाइक होती है। ब्रश बॉर्डर लाइक एपिथेलियम से वापिस 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, आयंस, इनका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। और कुछ सोडियम है, हाइड्रोजन है, अमोनियम आयन है, इनका सिक्रेशन कर दिया जाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम किया गया इसके अंदर। उसके बाद में अपने देखें पीसीटी वाला जो भाग है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, वो जाएगा हेनले लूप के अंदर। हेनले लूप के अंदर डिसेंडिंग आर्म है। कौन सी आर्म है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब होती है। उस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर जो है उसको तो क्या कर सकती है? अब्जॉर्ब कर सकती है। वाटर के लिए तो क्या है? परमिएबल होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होती है। हेनले लूप के अंदर जो डिसेंडिंग आर्म है, वो डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए तो परमिएबल है, वाटर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा पाएंगे। तो जैसे जैसे फिल्टर्ड पार्ट नीचे की तरफ जाएगा और वैसे वैसे कंसंट्रेट होता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा, तो क्या होता जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा डिसेंडिंग आर्म के अंदर।
और असेंडिंग लिम्ब जो होती है, हैले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब अपोजिट काम करेगी डिसेंडिंग की तरह। अब असेंडिंग लिम्ब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनके लिए तो परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही निकलेंगे तो फिल्टर्ड पार्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर फ्लो करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। कैसा होता रहता है, डाइल्यूट होता जाता है। और फिर डीसीटी वाला जो भाग है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, वो भी क्या करता है, कुछ मात्रा के अंदर जो बॉडी के अकॉर्डिंग अपने को मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, उनका अब्जॉर्प्शन करेगा। कुछ मात्रा में फिल्टर्ड में सोडियम है, के अलावा हाइड्रोजन आयन है, अमोनियम है, उनका एक्सक्रीशन भी करता है, दोनों काम करता है। और फिर जो मैक्सिमम जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट थी, उसका अब्जॉर्प्शन कर लिया गया फिल्टर होने के बाद, और ऐसा पार्ट बच गया जिसका अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, इनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और बॉडी के लिए जो एसेंशियल वाटर नहीं है, जो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी से, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, सीक्रेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। उसको कौन कलेक्शन करेगी, कलेक्टिंग डक्ट करेगी, कलेक्टिंग डक्ट उसका कलेक्शन कर लेगी, और उसी को कहेंगे यूरिन कहेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कलेक्शन किया हुआ सब्सटेंस होता है यूरिन, और फिर वो यूरेटर में जाएगा। लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी जो यूरेटर होती है, यूरेटर हाइलम वाले पार्ट से निकलेगी, हाइलम वाले भाग से निकल के यूरेटर है, उस यूरिन को कहां ले जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगी। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद में यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अब यूरेथ्रा से बाहर कैसे निकलता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है, उसमें टेम्परेरी स्टोर रहेगा। और जैसे यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच, उसकी वाल के ऊपर स्ट्रेचिंग होगी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंडक्शन आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बाहर की तरफ 2 स्फिंक्टर होते हैं, उन स्फिंक्टर को ओपन कर दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है, और जो यूरिन है यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। और यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है, लाइट से येलो कलर का यूरिन होता है। और पीएच लेवल यूरिन का कितना होता है, 6 पीएच होता है। और यूरिन की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, अपना यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, पीएच कितना होता है, 6 होता है। तो ये सेकंड पार्ट अपनों ने इसका किया। किडनी के अंदर जो बात कर रहे थे, किडनी के अंदर तो स्ट्रक्चर है मिलियंस की संख्या में, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल, के बाद रीनल ट्यूब्यूल, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके पार्ट्स लिए थे अपनों ने, पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्शन कर लेगी। यूरिन को कलेक्शन करने के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन है यूरेथ्रा की तरह फिर बाहर निकल जाता है। एक अपने बात कर रहे हैं कि जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स होती है, एफेरेंट आर्टेरियोल, बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आर्टरी जाएगी दैट इज कॉल्ड एफेरेंट, ए से स्टार्ट होगी, एफेरेंट आर्टेरियोल। वो फिल्ट्रेशन हुआ वहां पे, उसका पूरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद में बाहर जो निकलेगी आर्टरी, आर्टेरियोल, दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये कौन सी है, इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियल क्या होगी, पीसीटी के चारों तरफ घूम जाएगी, और फिर हैनले लूप के चारों तरफ घूमती रहेगी, और एक
नेटवर्क बना लेगी, दैट इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बन जाएगा और जो हेनले लूप है उसके ऊपर उसके पैरेलल बनेगी, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा वापिस समझ लें इस प्रकार से, ओमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद जो फाइन कैपिलरीज निकलेगी दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टेरियोल। और इफेरेंट जो आर्टेरियोल है वो पीसीटी के चारों तरफ घूमेगी पहले, के बाद डीसीटी वाले भाग के अंदर, हेनले लूप के अंदर। तो ये एक तरह से वहां पर एक नेटवर्क बना लेगी कैपिलरीज का, तो बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर वो हेनले लूप के चारों तरफ जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क होगा दैट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा के अंदर और हेनले लूप के अंदर, दोनों के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट में फ्लूइड चलेंगे। वासा रेक्टा के अंदर तो ब्लड होगा और दूसरा जो हेनले लूप है उसके अंदर फिल्टर्ड पार्ट होगा। वो दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। इस अगेंस्ट प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसका मेन टारगेट होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखा जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कोर्टेक्स रीजन के अंदर होता है 300 मिली ओस्मोल कोर्टेक्स रीजन के अंदर, और मेडुला वाले पार्ट के अंदर होगा 1200 मिली ओस्मोल इन मेडुला। क्यों कह सकते हैं, कोर्टेक्स का लगभग 4 टाइम्स होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कहां पे, मेडुला के अंदर। कोर्टेक्स में तो 300 मिली ओस्मोल और मेडुला वाले पार्ट में होगा 1200 मिली ओस्मोल। इसके अलावा आपने देखिए यूरिन के अंदर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, दोनों किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, के थ्रू यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है। अब कोई माल फंक्शनिंग होगी, कोई फंक्शन सही तरह से नहीं कर रहा है, मान लो बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज है, तो उसके अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज आने लग जाता है। डायबिटीज की कंडीशन होती है, डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज के अंदर, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया के अलावा जैसे कीटोन बॉडीज है प्रोटीन के डाइजेशन होने से, उनका लेवल बढ़ गया यूरिन के अंदर, कीटोन यूरिया। तो यूरिन जो होता है वो उसका एग्जामिन करके अपने लैब के अंदर अनेक रोगों का पता भी लगाते हैं। यूरिन टेस्ट नहीं होता है क्या, तो यूरिन टेस्ट से पता लगाते हैं कि कोई बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो यूरिन में आ जाएगा, कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ा है तो यूरिन में आ जाएगा। और बाई चांस किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया, ईमिया कहते हैं ब्लड को, यूरेमिया, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। उस यूरिया को बॉडी से हटाना पड़ेगा अपने को। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हीमोडायलाइजिंग करते हैं। बॉडी में लगातार यूरिया का लेवल बढ़ता गया तो व्यक्ति की बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है जिसमें यूरिया का लेवल बढ़ चुका है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कोई कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड के अंदर हिपेरिन मिक्स कर देते हैं ताकि ब्लड क्या नहीं हो, जमे नहीं। और फिर उसको सेलोफियन ट्यूब होती है, क्या होती है, सेलोफियन ट्यूब हेमोडायलाइजर के अंदर। सेलोफियन ट्यूब बहुत ही पोरस होती है और उसमें जो लिक्विड्स होता है उसकी कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा की तरह ही होती है, और उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जाते हैं।
तो जैसे बॉडी का तो यूरेमिया वाले पर्सन का ब्लड उसमें हीमोडायलाइजर मशीन में जाएगा सेलोपियन ट्यूब में, तो सेलोपियन ट्यूब पोरस है, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो उसमें होते नहीं है, और उस पर्सन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट थे यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड, वो सेलोपियन ट्यूब के माध्यम से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और फिर उसको क्या है कि वो जो पर्सन है उसका ब्लड है किसी दूसरी अपने वेन्स के अंदर भेज के बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस करना, हीमोडायलिसिस करना या डायलिसिस करना। एक प्रॉब्लम आती है रीनेल कैल्कुलाई, किडनी के अंदर स्टोन बन गई। स्टोन किस किस की बन सकती है, कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन है, कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, इस तरह की इनकी स्टोन बन जाती है। तो स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूरेटर के अंदर भी आ सकते हैं, यूरेटर में आगे यूरिन को ब्लॉक कर देंगे, भयंकर खतरनाक दर्द होता रहता है इसके अंदर। तो ये स्टोन्स है मोस्टली किसके कारण होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। और एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसी कंडीशन हो सकती है। दूसरा, किडनी यदि बिल्कुल ही खराब हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन एक ही होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए ऐसा ध्यान रखा जाता है कि किडनी उसी पर्सन की ली जाती है जो उस पेशेंट का क्लोज रिलेटिव हो। क्लोज रिलेटिव की लेंगे तो अनेक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना नहीं पड़ेगा, जैसे फादर से बच्चे के अंदर ले सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखा जाता है, ब्लड की अनेक जांचें करके और फिर वो किडनी उसमें ट्रांसप्लांट की जाती है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ चीजें ध्यान रखी जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, और इस प्रकार से प्रोसेस होता है पूरा। तो ये अपनों ने सिस्टम कंप्लीट किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जय हिंद, जय भारत।